इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कवर कराऊंगा और साथ ही साथ जितने भी जो PYQ क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं बचेगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। इससे आपका क्या है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो स्टार्ट करते हैं संसाधन कि संसाधन होता क्या है। तो देखिए, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाते हैं। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ये वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाती हैं। इसके अलावा अगला है मानव पूंजी। ठीक है, अभी ये कुछ शब्द हैं जो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मानव पूंजी का मतलब होता है कौशल और ज्ञान का भंडार। कौशल और ज्ञान का भंडार ये कहलाता है मानव पूंजी। इसके अलावा अगला जो है वो है मानव पूंजी निर्माण कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है। तो जब हम क्या करते हैं ना कि जनसंख्या में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन 3 चीजों का निवेश करते हैं तो इसे मानव पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, और मानव पूंजी का मतलब होता है कौशल और ज्ञान। अगर एक व्यक्ति के अंदर कौशल है तो इसका मतलब वो उस देश के लिए एक मानव पूंजी है। और ये मानव पूंजी का निर्माण होता कैसे है, तो इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन 3 चीजों का निवेश करके हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। और एक देश में जितना ज्यादा मानव पूंजी होंगे उतना ज्यादा वो देश विकास करता है। और इसके अलावा जो अगला है, हमें ये भी देखना है कि जो चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, ये क्या दिखाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो संसाधन के रूप में लोग, ये जो शब्द है या जो ये जो शब्द ये दिखाता है कि वर्तमान में देश में कितने लोग कार्यरत हैं। ठीक है, ये इनकी संख्या को दिखाता है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, ये इसको दर्शाने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है, या इसे हम ये समझते हैं कि ये हमें ये बताता है कि वर्तमान में देश की कुल कार्यरत जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कितने लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, ये दिखाता है संसाधन के रूप में लोग। इसके अलावा देखिए, जब भी हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो अक्सर जनसंख्या को एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। ठीक है, कि ये माना जाता है कि जिस देश की ज्यादा जनसंख्या है उसमें विकास की जो दर होती है वो धीमी होती है। ठीक है, लेकिन जो ये चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, ये हमें एक दूसरा नजरिया देखता है। ठीक है, दूसरा नजरिया देता है जनसंख्या को देखने को। ये कहता है कि हम जनसंख्या को एक बोझ ना माने, हम इस जनसंख्या को एक परिसंपत्ति माने। ठीक है, मैं इस तरीके से मैंने कुछ लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अक्सर जनसंख्या को एक नेगेटिव वे में दिखाया जाता है, लेकिन ये चैप्टर कहता है कि अगर हम एक देश की जनसंख्या को दायित्व ना माने, ठीक है, बोझ ना मानकर अगर हम परिसंपत्ति मानते हैं, ठीक है, एक ऐसी परिसंपत्ति जिसके अंदर हम 3 चीजों का निवेश कर दे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और प्रशिक्षण का, इन 3 चीजों का निवेश कर दे, तो वो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। और जिस देश में जितना ज्यादा मानव पूंजी होता है उस देश का विकास उतना ही तीव्र, उतना ही तेजी से होता है। तो ये चैप्टर हमें ये कहता है कि जनसंख्या को हमें दायित्व नहीं समझना चाहिए, हमें परिसंपत्ति समझना चाहिए। ठीक है, कि एक ऐसी परिसंपत्ति जिसमें हम वर्तमान में निवेश करेंगे तो आने वाले भविष्य के अंदर ये हमें प्रतिफल देंगे। ठीक है, ये हमें लाभ पहुंचाएंगे। और ये बात कहता है कि जनसंख्या का अगर हम जनसंख्या के अंदर अगर हम इन 3 चीजों का निवेश कर दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, तो यही चीज क्या बन जाती है, यही जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। और यही मानव पूंजी देश का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी विकसित देश हैं, ठीक है, पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, वहां पे देखोगे तो वहां की एक अधिकतर जनसंख्या क्या है, मानव पूंजी बनी हुई है, इसलिए वो देश विकसित है। तो इस तरीके से ये चैप्टर में कहता है कि जनसंख्या को हमें किस तरीके से परिसंपत्ति के रूप में देखनी चाहिए। इसके अलावा इस बात को समझाने के लिए बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है, एक शकल। ठीक है, शकल की कहानी, ये गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है, 12 साल का है। ठीक है, इस समय तक ये इसके जो जो पेरेंट्स हैं, जो इसकी जो माता है वो घर में काम करती हैं और जो उसके पिता है वो क्या है, वो खेती का काम करते हैं। और इनके जो पेरेंट्स है, इसने क्या है, इसको स्कूल भेजा और इस तरीके से इसने मतलब उनके पेरेंट्स ने इसको शिक्षा दिया, इसका स्वास्थ्य अच्छा था। और जब ये पढ़ लिख लेता है तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की डिग्री लेता है और इस तरीके से उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है।
और जब बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है तो ये अपना अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर लेता है। ये शकल की कहानी है, ठीक है। मोटे तौर पर ये सारी चीजें हैं, मेन मेन बातें हैं। दूसरा एग्जाम्पल था विलास का, ठीक है। विलास की कहानी में क्या होता है, विलास भी उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसके घर वाले, इसके जो पेरेंट्स है ये मछली बेचते थे, मतलब पहले इसके फादर मछली बेचते थे, लेकिन जब ये 2 साल का था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो अब इसकी मदर क्या करती है, वो मछली बेचती है और दिन का 150 रुपए ही कमा पाती है, और इस तरीके से पूरे घर का ये खर्चा चलाती है, और बड़े मुश्किल से इनका घर का खर्चा चल पाता है। और तो इस तरीके से क्या है, ये विलास के देखने को ये मिलता है कि विलास वाले हिस्से के अंदर, ठीक है, विलास वाली कहानी में ये देखने को मिलता है कि ना तो इससे प्रॉपर शिक्षा मिल पाती है, ना ही इसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये एक गठिया रोगी होता है, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार का प्रशिक्षण होता है। ये भी अपने घर की तरह, घर में जैसे इसके मछली बेचते थे उसी तरीके से ये भी इसी पारंपरिक काम में लगा रहा है, जिसमें क्या है बहुत ज्यादा इनकम होती नहीं है। तो जो दोनों कहानी है क्या दिखाते हैं, देखिए यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अब इस व्यक्ति को शिक्षा भी मिला, स्वास्थ्य में भी मिला और इसका प्रशिक्षण भी मिला। तो एक जनसंख्या के अंदर जब इन 3 चीजों का निवेश होता है तो यही जो जनसंख्या क्या होती है, मानव पूंजी बनती है, ठीक है। ये बनती है मानव पूंजी। और अगर व्यक्ति के अंदर क्या है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रशिक्षण का अभाव होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो इस तरीके से वो हमेशा वो गरीब ही रह जाता है, वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता, और इस तरीके से बहुत सारी चीजों का इसको सामना करना पड़ता है। तो ये जो 2 कहानी है वो ये दिखाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का कितना बड़ा रोल रहता है जीवन के अंदर, और इससे ना केवल एक व्यक्ति का विकास होता है बल्कि देश का भी विकास होता है। अगर एक देश में इस तरीके की चीजें, जनसंख्या को ये चीजें दी जाए तो, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा एक ऐसे मैंने बना रखा है, ये फ्लो चार्ट जैसा, इसको मैं जरा समझा देता हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। देखिए अगर एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण मिलता है तो इससे क्या होता है, उसको एक अच्छा रोजगार मिलेगा। अब उसको एक अच्छा रोजगार मिलेगा तो ये इस अच्छे रोजगार से उसको एक अच्छा वेतन मिलेगा, और जिससे क्या करेगा, वो अपना अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर पाएगा। और अगर जो व्यक्ति अपने अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर पाएगा तो इस तरीके से समाज का भला होगा, देश का विकास होगा, ठीक है। तो एक ये चैन की तरह है कि अगर आप इन 3 चीजों का निवेश कर दोगे एक व्यक्ति के अंदर तो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, फिर उसको अच्छा वेतन मिलेगा, वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएगा, और साथ साथ वो देश का भी विकास में अपना योगदान देगा। इस तरीके से एक छोटा सा और एग्जाम्पल है जापान का। देखिए जापान की बात करें तो जापान में क्या है, 1945 के अंदर अमेरिका ने 2 इस पे परमाणु बम गिरा दिया था और पूरे जापान को तबाह कर दिया था। उसके बावजूद भी आज की बात करें भारत और जापान में, जापान की तुलना करें तो जापान हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों जापान इतना तीव्र, मतलब इतना बर्बाद होने के बाद भी बहुत जल्दी उसने कवर कर लिया, ठीक है। बहुत ज्यादा वो विकसित हो गया, भारत से कितना आगे निकल गया। तो देखिए जापान के संदर्भ में बात करें तो जापान के पास किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसके पास अभाव है प्राकृतिक संसाधनों का, खेती योग्य भूमि भी नहीं है उसके पास, ठीक है। और भारत से आकार में बहुत छोटा देश है, लेकिन जापान ने क्या किया, अपने देश की जनसंख्या में उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन 3 चीजों का निवेश किया, ठीक है। और यही 3 चीजें क्या बनाती है, मानव पूंजी। और जिस देश में जितना ज्यादा मानव पूंजी होती है उस देश का विकास उतना ही तीव्र होता है। यही रीजन रहता है कि जापान बहुत जल्दी कवर कर लेता है, ठीक है। और जब हम 1945 में तुलना करें तो जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, बल्कि भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी थी जापान से, लेकिन आज देखिए तो जापान हमसे बहुत आगे निकल गया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें कि जापान ने क्या किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पे ध्यान दिया, और इस तरीके से उसने मानव पूंजी बनाया, और मानव पूंजी ने ही देश को आगे बढ़ाया, देश को विकसित बनाया। और देश में क्या है, बहुत ज्यादा वहां पे मानव पूंजी, यही रीजन रहता है कि जापान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और भारत जैसे देशों में तो आज भी क्या है, जाति और धर्म के मामले पे लड़ाई होती रहती है, तो इसलिए भारत क्या है, आज भी पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए इसमें हमें पढ़ने को मिलता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है, और इसमें आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, 1 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के तहत क्या है, विनिर्माण आता है, इसके अंदर फैक्ट्री आती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गेहूं है, अब गेहूं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, अब उस गेहूं से बिस्किट बनाना वो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि उद्योग में उसका विनिर्माण किया जा रहा है। जो तीसरा है तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत सेवाएं ही आती हैं, ठीक है। जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया। तो 3 क्षेत्र का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
ठीक है, कोई सा भी जैसे ये पूछ लेगा संचार दे देगा, पूछे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस तरह की चीज इसमें पूछ लेता है। अगला है आर्थिक क्रियाकलाप। कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती है? तो ऐसी क्रियाकलाप जिससे किसी व्यक्ति की आय बनती हो, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है। ठीक है, जैसे एक महिला है, वो दूसरे घर में जाकर काम करेगी तो उससे उसको वेतन मिलेगा, तो ये आर्थिक क्रियाकलाप होगा। अगर वही महिला अपने घर में काम करेगी तो उससे उसके लिए उसको किसी प्रकार की इनकम नहीं मिलती, तो ये गैर आर्थिक क्रियाकलाप होती है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप को दो भागों में बांटा गया है, बाजार क्रिया, गैर बाजार क्रिया। ठीक है, इसी को कह सकते हैं हम आर्थिक क्रियाकलाप, गैर आर्थिक क्रियाकलाप। तो बाजार क्रिया में क्या होते हैं? इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, जैसे वो महिला है दूसरे घर में काम कर रही है तो लाभ के उद्देश्य से ही काम कर रही है, तो ये बाजार क्रिया हो गई। गैर बाजार क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो स्वयं उपभोग के लिए की जाती हो। ठीक है, जैसे वही महिला अपने घर में काम करेगी, उसके लिए उसको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से गैर बाजार क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला है श्रम का विभाजन। ठीक है, श्रम का विभाजन का मतलब काम का बंटवारा। श्रम का मतलब यहाँ पे काम से है। देखिए हमारे समाज ने क्या कर रखा है, पुरुषों और महिलाओं के काम का बंटवारा कर रखा है। ठीक है, अलग अलग बांट रखा है। मुख्यतः ये समझा जाता है हमारे समाज में कि जो पुरुष का काम है वो बाहर जाकर काम करना, महिलाओं का काम है घर में ही काम करना। ठीक है, जैसे शकल वाली कहानी में क्या था, शकल वाली कहानी में ये था कि जो शकल के जो पिता थे वो किसान थे, बाहर जाकर काम करते थे, और जो उसकी माता थी वो घर के अंदर ही काम करती थी। तो ये हमारे समाज ने इस प्रकार का बंटवारा कर रखा है, श्रम का लैंगिक विभाजन। इसके अलावा आप अगर जो बाजार में जाए, ठीक है, अगर मार्केट में जाए नौकरी के लिए, तो जो नौकरी के अंदर जो आय है, जो वेतन है, वो निर्धारण क्या करती है? तो शिक्षा और कौशल, ठीक है, स्वास्थ्य, ये किसके पास कितना कौशल है ये डिपेंड करता है उसको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अब अगर जो महिला पुरुषों की बात करें, तो अगर एक ही काम के लिए महिला भी जाए और पुरुष भी जाए तो दोनों एक ही काम करेंगे, लेकिन वेतन दोनों को अलग अलग दिया जाता है। महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिए, तो महिलाओं के पास इन तीनों चीजों का अभाव होता है। ठीक है, ना तो उनके पास अच्छी प्रकार की शिक्षा है, ना कौशल है, ना उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, कुपोषण का शिकार रहती है महिलाएं विशेषकर। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए महिलाओं को बहुत अच्छा काम या रोजगार नहीं मिल पाता। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ता है और उसके बावजूद उनको वेतन कम दिया जाता है। और पुरुषों के पास अच्छी शिक्षा होती है, उनके पास कौशल होता है, जिसके कारण क्या उनको एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से श्रम का विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ महिलाओं के अंदर इन चीजों का अभाव है, जिसके कारण उनको एक अच्छा वेतन वाला आजीविका का साधन नहीं मिल पाता, और पुरुषों को ये मिल जाता है क्योंकि पुरुषों के पास क्या होता है, शिक्षा है और कौशल है। ठीक है, तो यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता, पूछ लेता है कि वर्तमान में क्या है, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे श्रम विभाजन देखने को मिलता है, या महिलाओं को क्यों नहीं एक अच्छे रोजगार मिल पाता है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आय का निर्धारण क्या होता है, शिक्षा स्वास्थ्य ही निर्धारण करता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, जो महिलाओं के पास वर्तमान में इन सब चीजों का अभाव है। ठीक है, पुरुषों को ये मिल जाता है क्योंकि पुरुषों के पास अच्छी शिक्षा होती है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या की गुणवत्ता। ठीक है, जनसंख्या गुणवत्ता मतलब जनसंख्या के अंदर क्या क्या एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस क्वालिटी की बात करें तो साक्षरता दर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे, शिक्षा का मतलब तो फिर एजुकेशन से, और जीवन प्रत्याशा का मतलब था कि उस देश के नागरिक औसत कितना जीवन जी रहे हैं, कितने साल तक जी रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते किसी देश में औसत 90 साल लोग जी रहे हैं, इसका मतलब उस देश में पर्यावरण भी ठीक है वहाँ का। ठीक है, वहाँ का खान पान, मतलब हर चीज वहाँ पे ठीक से चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में बात करें 50 साल जीत जाए वही बहुत ज्यादा है, 50 साल कोई जी जाए। तो इस तरीके से क्या है, जीवन प्रत्याशा बताता है कि औसत व्यक्ति कितना जीवन यापन कर रहा है, कितना जी रहा है। तो अगर एक देश के अंदर, और मतलब ये गुणवत्ता में यही सारी क्वालिटी आती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक देश की जनसंख्या के पास ये है या नहीं है। और बात करें तो क्या है, एक देश की समृद्धि दर निर्धारण ये जो करती है ना, जो समृद्धि दर जो निर्धारण करती है वो यही करती है। ठीक है, अगर एक देश के अंदर ये तीनों चीजें हैं तो उस देश की जो समृद्धि दर है वो बहुत तीव्र होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जिस देश में इसका अभाव होगा उस देश में जो उसकी समृद्धि की दर होगी बहुत धीमी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक में पढ़ना है शिक्षा के बारे में कि जनसंख्या में शिक्षा किस प्रकार से कितना योगदान रखती है। देखिए शिक्षा की बात करें तो क्या है, अगर व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होगी तो उसको एक अच्छा रोजगार मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पे डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस हल्का सा इसमें बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने ये बताया था शिक्षा स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अगर ये होगा तो रोजगार मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, जीवन यापन होगा, देश का विकास होगा। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट यहीं से ये क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है,
या फिर समाज के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। तो इस तरीके से आप ये चीजों को लिख सकते हो। देखिए, शिक्षा की बात करें तो अगर एक व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा रोजगार मिलेगा, अगर अच्छा रोजगार मिल गया तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और उस तरीके से वो अपना जो व्यक्ति है जो वो क्या कर सकता है, अपना जीवन अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। इसके अलावा समाज के विकास में भी उसका योगदान होगा और इस प्रकार से राष्ट्र के विकास में भी उसका योगदान होगा। तो शिक्षा अगर एक व्यक्ति के पास होगी तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब शिक्षा का इतना महत्व है तो अब हमें पढ़ना है कि सरकार ने मतलब क्या क्या कदम उठाए हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, मतलब हर व्यक्ति की पहुंच हो सके, ठीक है। धारण मतलब धारण करने योग्य का मतलब इतनी कम फीस में पढ़ाई जाए ताकि हर बच्चा पढ़ सके और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसकी बात करती है सरकार। ठीक है, प्राथमिक कम से कम तो देखो प्राथमिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, सबके तक पहुंच होना चाहिए, ऐसी कम से कम फीस होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होनी चाहिए, इसकी बात करती है सरकार। इसके अलावा प्रत्येक लिखा यहाँ पे आएगा प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक जिले में नवोदय स्कूल की स्थापना की गई है। इसके अलावा हाई स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, कि किस तरीके से अगर जो बच्चा है वो 12वीं पास करते ही क्या है वो मतलब उसके पास कम से कम इतनी नॉलेज होगी ताकि वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकता है, कोई ना कोई उसको छोटा मोटा उसको रोजगार मिल सके। तो व्यावसायिक शिक्षा की भी अब बात कर रही है सरकार। इसके अलावा दोपहर का भोजन ये स्कीम लॉन्च किया गया ताकि छात्रों का क्या हो सके, पोषण की स्थिति उसको सुधारा जा सके। दूसरा हमें पढ़ना है स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। अभी हम जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने शिक्षा को देखा, अब हमें स्वास्थ्य को देखना है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, ठीक है। देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो क्या है, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसको फार्म के अंदर नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी मिल जाएगी तो उसको एक अब उसका स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छे प्रकार से काम करेगा तो इस तरीके से क्या है उसको एक अच्छा वेतन मिलेगा, ठीक है। अब अच्छा वेतन मिलेगा तो इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। इससे क्या हो सकता है, समाज का और देश का विकास संभव हो सकता है। तो डायरेक्ट यहाँ से इस 2 पॉइंट से यही क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्व बताइए, इस तरीके ये चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। अगला और जो लास्ट टॉपिक है वो है बेरोजगारी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो कम से कम 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए, बेरोजगारी की बात करें तो क्या है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता, ये जो कंडीशन है ये बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के प्रकार की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे बेरोजगारी के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन क्या है बुक में केवल 3 ही प्रकार का वर्णन है, ठीक है, तो आपको 3 ही पढ़ना है। जैसे पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, इसमें व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है परंतु सही मायने में वो बेरोजगार ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है बस, लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं। अब जिसमें से अगर 3 व्यक्ति छोड़ के भी चल जाए काम तो इसे उत्पादन पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब जो मौसम के अनुसार बेरोजगार हो, ठीक है, इसमें व्यक्ति के पास एक खास मौसम में काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ऐसा मुख्यतः खेती में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जब फसल की बुआई हो जाती है, जब फसल को बो दिया जाता है तो उसके बाद उसको 2 से 3 महीने लगते हैं उसको पकने में, ठीक है, या फिर उसको परिपक्व होने में या उसको पूरी तरीके से तैयार होने में। अब ऐसे में 2 से 3 महीने व्यक्ति खाली बैठा रहता है तो इसके पास कोई काम नहीं होता, वो बेरोजगार हो जाता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है, तो एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन की है तो कभी चपरासी की नौकरी नहीं करेगा, वो भले ही बेरोजगार बैठ जाएगा लेकिन वो चपरासी की नौकरी नहीं करेगा, इसी को कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो अगर हम तीनों बेरोजगारी को देखिए तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों जो बेरोजगारी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और जो शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से, ये क्वेश्चन बनने के ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे 5 नंबर में या 3 नंबर में, इस तरीके से ये पूछे गए हैं जैसे, और सबका आंसर एक ही होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज इसमें चेंज हो सकता है आंसर का। जैसे पहला है बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, स्पष्ट करें, ठीक है। दूसरा है बेरोजगारी देश पर आर्थिक बोझ है, इसकी व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो बेरोजगारी है किस प्रकार से समाज पर बुरा प्रभाव डालती है,
चौथा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करना है। और पांचवा है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बेरोजगारी के संदर्भ में यही क्वेश्चन आता है। या तो बेरोजगारी की डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है, जो ये रही, या बेरोजगारी के टाइप्स पूछ लेता है। ठीक है, और इसको थोड़ा डीप में जाना होता है तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बना के पूछता है। ठीक है, और सबका मेन उद्देश्य क्या है, तो सबका मेन उद्देश्य बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर होता है। ठीक है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पे ये बोझ है या फिर संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। तो इसका आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे देखिए, बेरोजगारी क्या करती है, बेरोजगारी जनसंख्या, जो बेरोजगार जनसंख्या है, ठीक है, ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व बन जाती है। ठीक है, एक बोझ की तरह बन जाती है। इसके अलावा बेरोजगारी जनसंख्या की बात करें, ठीक है, या बेरोजगार जनसंख्या की बात करें तो ये क्या है, किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं। अब जो व्यक्ति बेरोजगार है, किसी प्रकार का उत्पादन में नहीं लगा, तभी तो बेरोजगार है। अब ऐसे में क्या है, वो क्या करता है, उन लोगों पर आश्रित हो जाता है जो उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके, और यही बात कहता है कि ये बोझ इसी प्रकार से बन जाते हैं कि एक तो खुद काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ वो किस पे आश्रित हो गए हैं, तो उन लोगों पर आश्रित हो गए हैं जो लोग उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो काम करने में लगे पड़े हैं। इसके अलावा इस प्रकार बेरोजगार जनसंख्या संसाधनों का दोहन कर रही है। ठीक है, एक तो काम नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में नहीं लगे हैं, और साथ ही साथ क्या है, संसाधनों का दोहन भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर देश में यह बेरोजगार जनसंख्या किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगी होती तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ जाता। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर ये बेरोजगार ना होते, अगर ये भी किसी ना किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे होते, ठीक है, अगर किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे होते तो इससे क्या होता है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन बढ़ता, इससे देश का भी भला होता है, देश का भी विकास होता है और देश के भी संसाधनों का यूज होता। ठीक है, इसके अलावा देश में संसाधनों का पूर्णतः और अच्छे प्रकार से उपयोग हो पाएगा अगर ये बेरोजगारी जो होगी नहीं होगी तो। और ऐसे में देश क्या करेगा, देश विकसित बनेगा, और जिसकी और वही देश विकसित बन पाता है जिसकी अधिकतर जनसंख्या होती है वो बेरोजगार नहीं बैठती है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा मानव पूंजी होते हैं और जो मानव पूंजी होती है ये बेरोजगार नहीं होते हैं, ये किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हो। ये 5 नंबर का या पूछता है या 3 नंबर का पूछता है। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर नंबर 2 है वो उसको हमने कवर कर दिया है, और मैंने ये भी मतलब बता दिया किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें ऐसा कुछ एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि ऐसा हो कि फालतू है। ठीक है, हर पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट से कोई ना कोई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, और आपके जो अब एग्जाम है वो फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और मैं इस एग्जाम से पहले मैं लगभग जो सारे जो चैप्टर्स हैं इसके मैं 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर क्या है, मैं आपको एक चैप्टर को पूरा कवर करा देता हूँ। आप कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। साथ ही साथ जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं इसमें करवा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मैं इस चैनल पे जो 9th क्लास के PYQ क्वेश्चन है उसको भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना।